हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस मेजर का यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। आपकी ये जो यूनिट 4 है, इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है सिक्योरिंग सिटीजन्स द पुलिस। तो इसमें आपको जो पुलिस अथॉरिटी है उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, सोसाइटी में शांति बनाए रखने में, पीसफुल सोसाइटी क्रिएट करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, यही सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सिक्योरिंग सिटीजन्स द पुलिस। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस एक ऐसी एजेंसी होती है जो क्या करती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है। ठीक है, पुलिस लोगों के जीवन, स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पुलिस जो है वो क्या करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, लोगों के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, पुलिस का काम होता है व्यवस्था बनाए रखना, अपराध होने से रोकना। ये पुलिस का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। जब कानून का उल्लंघन होता है तो यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपराधियों को पकड़े तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अदालत के समक्ष पेश करे। तो पुलिस जो है उसका रोल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसका सोसाइटी में इंटीग्रिटी बनाए रखना। ठीक है, तथा अपराधों को होने से रोकना, क्रिमिनल्स को पकड़ना तथा उनको कोर्ट में ले जाकर सज़ा दिलवाना, ये मेन काम होता है पुलिस का। ठीक है, अपराधियों को पकड़े तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अदालत में उन्हें पेश करे, उनका पक्ष रखे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में पुलिस जो है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। ठीक है, यह ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो सरकार की किसी भी अन्य एजेंसी की तुलना में आबादी के बड़े हिस्से को रोजमर्रा के जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, पुलिस एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पुलिस ना हो, वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुलिस की हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में समन्वय बनाए रखने में। ठीक है, अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग जो है वो अपनी मनमानी करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में पुलिस हो ताकि लोग अपनी सीमा में रहे। ठीक है, इसके अलावा वास्तव में देखें तो पुलिस सबसे आक्रामक रूप से आलोचनात्मक सार्वजनिक संस्था है। इसलिए पुलिस द्वारा किया गया कोई भी कार्य मानवाधिकारों का उल्लंघन मीडिया व मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचनात्मक सार्वजनिक दृष्टि में आता है। अगर हम इन रियलिटी देखें तो पुलिस को आलोचनात्मक सार्वजनिक संस्था भी माना जाता है, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखा होगा मीडिया पर ऐसे खबरें आ जाती हैं कि पुलिस ने किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया हो। ठीक है, तो पुलिस की काफ़ी बार किसी न किसी कारण से आलोचना भी की जाती है, तो इसलिए इसको आलोचनात्मक संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, एक सार्वजनिक संस्था के रूप में पुलिस कानून द्वारा बनाई तथा मजबूत की गई संरचना पर ध्यान देती है। ठीक है, क्योंकि पुलिस एक सार्वजनिक संस्था है तो इसका मुख्य काम होगा कि ये समाज में जो नागरिक है, समाज में जो लोग हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ठीक है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ये पुलिस का मुख्य काम माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है लोकतांत्रिक समाज में पुलिस के उद्देश्य। लोकतांत्रिक समाज में यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पुलिस का क्या
मोटिव होता है, क्यों पुलिस की ज़रूरत है। चलिए ये देख लेते हैं। अपराध की रोकथाम के लिए, अपराधियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने के लिए भी पुलिस की ज़रूरत होती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी मनमानी ना करे, ये देखने के लिए। कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कि लोग कानून के अंतर्गत रहकर ही अपना हर काम करें, कानून का लोग उल्लंघन ना करें, इसके लिए भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, ठीक है। मानव व्यक्ति की गरिमा का सम्मान, पुलिस जो है उसका काम क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, व्यक्ति की गरिमा का सुरक्षा प्रदान करना व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करना, ये भी पुलिस का काम होता है, ठीक है। नागरिकों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों का सम्मान करना भी पुलिस का ही काम माना जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस जो है वो जांच भी करती है, अगर कोई अपराध हो जाता है तो अपराधियों का पता लगाती है। खोज करना, पूछताछ करना, गिरफ्तारी करना, ये पुलिस की शक्तियों तथा कार्यों में शामिल है, ठीक है। पुलिस की जो भी शक्तियां हैं तथा पुलिस के जो भी कार्य है वो संविधान में भी लिखित है तथा कानून व प्रक्रिया के द्वारा उन्हें परिभाषित किया गया है। मतलब कि हमारे देश के कानून में भी पुलिस की शक्ति तथा पुलिस के कार्यों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो पुलिस है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है तथा पुलिस अधिकारी जो हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करें, यही उनसे अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसकी आलोचना भी की जाती है मीडिया के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कानून तथा पुलिस का शासन। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में कानून का शासन एक मौलिक मूल्य है। मतलब कि लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कानून का शासन, यानी कि विधि का शासन। हमारे देश में जो शासन है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संस्था का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि हमारे देश में विधि का शासन है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहाँ भी लोकतंत्र होता है, वहाँ की विशेषता होती है कि वहाँ पर विधि का शासन होता है, मतलब कि कानून का शासन होता है। कोई व्यक्ति शासन नहीं करता, बल्कि जो कानून है उसके द्वारा उस देश पर शासन किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, ठीक है। इस कानून के अधीन ही रहकर सरकार काम करती है। सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी कानून के अधीन रहकर ही काम करती है। इसमें यह एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें कानून व्यक्तिगत अधिकारियों के सनक पर हावी नहीं होगा। मतलब कि कानून जो है वो व्यक्तिगत अधिकारियों के हित के लिए नहीं होगा, बल्कि कानून सभी का हित करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, ठीक है। कानून ही सर्वोपरि होगा। कानून का शासन कानून के समक्ष समानता तथा किसी भी संगठन में मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये कुछ मुख्य बिंदु है कानून के शासन के, ठीक है। एंड जो पुलिस है वो भी कानून के शासन के अंतर्गत रहकर ही काम करती है। पुलिस का मेन काम क्या है? पुलिस का मेन काम है समाज में कानून की रक्षा करना, ठीक है। पुलिस का मुख्य कर्तव्य होता है कि वह देखे समाज में हर व्यक्ति कानून का पालन कर रहा है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसको इसकी सज़ा मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कानून का शासन सुनहरे धागे की तरह चलता है। इसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कानून के शासन के 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है मनमानी शक्तियों का अभाव। जहाँ पर कानून का शासन होता है वहाँ पर मनमानी शक्तियाँ नहीं होती, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया है हर व्यक्ति को, ठीक है।
जो कि सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने ढंग से उपयोग के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, इसमें कहा गया है हर व्यक्ति समान होगा, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड ये जो अनुच्छेद 14 है ये लोगों को ऐसा अधिकार देता है जो सरकार के द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता भी इसी में शामिल है। ठीक है, कानून का शासन का दूसरा मुख्य बिंदु है कानून के समक्ष समानता, कि हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा। चलिए अब दोबारा आपने जो टॉपिक है पुलिस के बारे में उस पर आते हैं। अब इस टॉपिक में आप ये भी शामिल कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार है वो पुलिस जैसी सार्वजनिक संस्था की एक मुख्य बुराई बनता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा करप्शन इस समय इंक्रीज़ हो गया है। तो करप्शन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, लोगों पर भी बुरा असर पड़ गया है। जो लोग हैं वो अब पहले जितना विश्वास करते थे पुलिस पर उतना उनका विश्वास कम हो गया है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार पुलिस सहित भारतीय समाज का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। कई लोग क्या करते हैं, रिश्वत का प्रयोग करते हैं पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार पुलिस में जनता के विश्वास को खत्म कर देता है, कानून के शासन को कमज़ोर कर देता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार को सामाजिक बुराई माना जाता है, क्योंकि करप्शन की वजह से क्या होता है, जो लोग हैं उनका विश्वास कम हो गया पुलिस के ऊपर से। इसके अलावा यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स का भी वोलेशन कर रहा है। ठीक है, इससे ह्यूमन राइट्स का भी वोलेशन होता है, इसीलिए इसको गलत माना जाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत पुलिस कर्मियों तथा पुलिस संगठन की छवि व प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा पुलिस स्टेशन के बारे में। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर रहकर पुलिस जो है वो अपना काम करती है सारा। लोगों को अगर FIR लिखवानी हो, मतलब कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करवानी हो, या फिर लोगों को अगर किसी की कंप्लेंट करनी हो, तो लोग कहाँ पर जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन को जनता व पुलिस के बीच में संपर्क की बुनियादी इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब अगर लोगों को पुलिस से मिलना है तो पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पुलिस से मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी बनाया गया है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। एंड जो पुलिस स्टेशन होता है ये संकटग्रस्त लोगों तथा कमज़ोर लोगों के लिए राहत के तत्काल स्रोत के रूप में कार्य करता है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो संकटग्रस्त लोग हैं, उनकी मदद करने का काम भी पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में तथा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के अलावा विविध कार्य करने की आवश्यकता है। पुलिस की लोकतांत्रिक छवि के निर्माण के मूल्यों को शामिल करने के लिए पुलिस की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया है। ठीक है, विकास तथा वितरणात्मक न्याय की अवधारणा ने पुलिस की भूमिका को नए क्षेत्रों तक बढ़ावा दिया है। ये जो विकास की तथा वितरणात्मक न्याय की अवधारणा है, इसने भी पुलिस की भूमिका को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कर दिया है। ठीक है, विकास की भावना ने कैसे किया है, जैसे अब विकास की नई भावना विकसित हुई है कि हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो इसके तहत जो पुलिस है वो अब कमज़ोर जो लोग हैं, कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से पुलिस की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में पुलिस जनता के प्रति जिम्मेदार होती है,
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पुलिस जो है वो कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहे, लोगों की मदद करे, अपना कर्तव्य निभाए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुलिस जवाबदेही, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पुलिस है वो जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो अपनी जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, तो पुलिस जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा ना करे। ठीक है। तथा ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। तो इसकी संभावना को कम करने के लिए ही एक नया प्रावधान बनाया है जवाबदेही का, कि जो पुलिस है वो अपने कार्य के लिए जवाबदेह होगी जनता के प्रति। तो ये जो जवाबदेही का सिद्धांत है ये क्या करती है, लोगों के प्रति पुलिस के कर्तव्यों को और भी ज़्यादा दृढ़ करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रभावी पुलिस जवाबदेही के लिए निम्न 4 संकेतक आवश्यक हैं। कौन कौन सी 4 मुख्य बातें हैं जो आवश्यक हैं पुलिस जवाबदेही को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए? लोकतांत्रिक स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पुलिस का संरचनात्मक संबंध, मतलब कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, मतलब कि जो MP MLA होते हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं चुनाव के द्वारा, उनके साथ पुलिस का संरचनात्मक संबंध हो। ठीक है। दूसरा, पुलिस की गतिविधियों तथा मीडिया के साथ बातचीत के बारे में समुदाय की पारदर्शिता जागरूकता ज़रूरी है। मतलब कि ये भी ज़रूरी है कि पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस की गतिविधियों के बारे में तथा मीडिया के साथ पुलिस की क्या बातचीत हुई है इसके बारे में जो आम जनता है, आम समुदाय है, उसको भी पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस की जवाबदेही की कानूनी संरचनाएं तथा तंत्र व समुदाय के साथ इसके पारस्परिक स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आंतरिक अनुशासन पुलिस के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए नियम, प्रक्रिया व तंत्र मजबूत होना चाहिए। मतलब कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा पुलिस के अंदर अनुशासन लाया जा सके, क्योंकि आंतरिक अनुशासन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट बातें थी, ज़रूरी बातें थी जो प्रभावी पुलिस जवाबदेही के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये, पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। मतलब कि पुलिस कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है। तो बल प्रयोग की कुछ सीमा कानूनी रूप से पुलिस की भूमिका में अंतर्निहित है। आपको पता है पुलिस के पास ही शक्ति है कि वो बल का प्रयोग कर सकती है व्यक्ति के ऊपर, अगर व्यक्ति जो है वो अपराधी है। ठीक है। तो ये जो बल प्रयोग की शक्ति है पुलिस के पास, कई बार पुलिस इसका दुरुपयोग भी कर लेती है, जिसको मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है। ठीक है। तो कुछ परिस्थितियों में पुलिस को गिरफ्तारी व तलाशी के मामले में बल प्रयोग करने की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है या उससे बचने का प्रयास करता है तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकती है। जैसे कि आपको पता ही है, कई बार जो पुलिस है वो बड़े अपराधियों का इनकाउंटर भी कर देती है। ठीक है। बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुलिस चाहे कोई भी साधन प्रयोग करे गिरफ्तारी के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति मृत्यु या जीवन से दंडनीय अपराध का आरोपी ना हो। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पुलिस को गैर कानूनी जमावड़े को तितर बितर करने के लिए नागरिक बल का प्रयोग करने तथा आवश्यक हो तो शामिल लोगों को गिरफ्तार करने, कैद करने की भी अनुमति होती है।
ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला बल न्यूनतम होना चाहिए जो स्थिति के अनुसार आवश्यक हो, उचित हो। अब हालांकि पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, जैसे अगर कहीं पर गैर कानूनी रूप से लोग जमा हो जाएं तथा किसी चीज़ का विरोध करें गैर कानूनी रूप से, तो उस समय उनको रोकने के लिए पुलिस नागरिक बल का प्रयोग कर सकती है, उन लोगों पर बल का प्रयोग कर सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बल जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ताकत का प्रयोग कर दें उन लोगों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग करने के लिए काफ़ी आलोचना के दायरे में आती है। काफ़ी लोग आलोचना भी करते हैं पुलिस की कि वो पूछताछ के दौरान अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करती है। बट NPC यानी कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग, नेशनल पुलिस कमीशन ने बताया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के अकेलेपन व असहायता के कारण उसके खिलाफ बल का प्रयोग एक बेहद गैर कानूनी व सबसे अपमानजनक तथा घृणित व्यवहार है, जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मतलब कि जो NPS है उसने खुद कहा है कि जो NPC है उसने खुद कहा है कि ये गैर कानूनी है एंड इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप लिख सकते हैं कि नेशनल पुलिस कमीशन ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है, बल प्रयोग के बारे में क्या कहा है, तो ये आप लिख सकते हैं उनकी लाइनें, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर रही है तो ये भी गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।